नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है मुद्दा स्वास्थ्य का और मुद्दा आपका जो हमारी सीरीज चलती है अनुभूति पेज पे। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। अभी जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि वो पेज की इस लिंक को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज हमसे जुड़ पाएँ। जैसा कि आज वर्ल्ड पाइल्स डे है, तो आज का हमारा जो विषय है वो है पाइल्स, कारण और उसके निवारण। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मॉडर्न से शिवाजी सोलंके सर। सर ने एमबीबीएस एमएस किया हुआ है पुणे से और दिल्ली में धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए कैंसर सर्जन वर्क करते हैं। और आयुर्वेद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैद्य आशुतोष पांडे सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रसशास्त्र के आईएएमएस लखनऊ में। सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनुभूति के पेज धन्यवाद। पर। धन्यवाद धन्यवाद। सर, हम पहला प्रश्न लेना चाहेंगे। आज जो हमारा विषय है पाइल्स, कारण और निवारण, आयुर्वेद से डॉक्टर आशुतोष पांडे सर से, कि पाइल्स इस रोग को कोई व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसे बवासीर है, क्या क्या जी समस्याएं होती हैं इस जी रोग में रोगी को। जी अवश्य। तो सबसे पहले ये आप लोगों को बताने से पहले कि ये पाइल्स अर्थात जिसे हम आयुर्वेद में अर्श कहते हैं और सामान्यतः जनमानस में ये बवासीर के नाम से प्रचलित है। और इसके बारे में जानने से पहले कि ये बवासीर होने से पहले क्या कुछ लक्षण हमें दिखते हैं जिससे हम पहचान कर पाते हैं कि हमें बवासीर की समस्या तो नहीं हो रही, ऐसी शिकायत तो नहीं हो रही। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस अर्श नाम की बीमारी से, इस बवासीर नामक बीमारी से, पाइल्स का जो एक प्रिवेलेंस है वो ग्लोबली देखा जाए तो इससे 50 to 80% पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। और इंडिया की अगर बात की जाए तो 75% पॉपुलेशन इंडिया की इससे अफेक्टेड है। और अगर इसके एज की बात की जाए, इसके पीक एज की, तो ये 45 से 65 एज के बीच में ये होने वाली ज्यादा इसी एज के बीच में ये समस्या उत्पन्न होती है। और इसके लिए पुरुष और स्त्री दोनों ही जेंडर में ये समस्या उत्पन्न होती है। तो अब जैसा कि आकाश जी आपका प्रश्न था कि पाइल्स जो ये है, ये बीमारी है क्या और इसके लक्षणों को कैसे जानकर व्यक्ति पता कर पाए कि उसे बवासीर की समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि पाइल्स है क्या। अगर हम मॉडर्न के दृष्टिकोण से देखें, एलोपैथ के दृष्टिकोण से देखें, तो जो ये पाइल्स है, हेमोराइड्स है, ये सभी में होता है, हर व्यक्ति में होता है। पर वो पाइल्स की जब वो डिसीज कब वो कन्वर्ट हो जाती है, वो समस्या कब उत्पन्न हो जाती है, तो जो वेन है, जो आपकी रेक्टल वेन है, एनल कैनाल पे जो आपकी वेन है, ठीक है, जो रक्त वाहिनियां हैं, उनका उनका सूज जाना, उनका इन्फ्लेम्ड हो जाना ही ये हेमोराइड्स कहलाता है। ठीक है, और ये होता क्यों है? ये होता क्यों है? होता है कि जब हम, सबसे मुख्य इसका अगर हेतु है वो है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, मलावस्तंभ जिसे कि आयुर्वेद में कहा गया है। और व्यक्ति को जो कॉन्स्टिपेशन होता है, उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से, अर्थात उसका जो अन्न ले रहा है, खाना ले रहा है, उसका प्रॉपर डाइजेशन ना हो पाना। ठीक है, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो बोलते हैं कि हमारी जठराग्नि का मंद पड़ जाना, अग्नि का कमजोर हो जाना, जिसके कारण भोजन का सही प्रकार से पाचन नहीं हो पाता। उसके कारण क्या होता है कि पेनफुल डेफिकेशन होता है। ठीक है, पेनफुल डेफिकेशन अर्थात कि हमें जब हम प्रेशर के लिए बैठते हैं, स्टूल पास के लिए बैठते हैं, तो जो डेफिकेशन होता है, स्टूल पास होता है, वो बहुत ही पेनफुल होता है। ठीक है, पर ये समस्या तुरंत ही एक दिन में उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं है। प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, बहुत दिनों से किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, वो कई प्रकार के ऐसे आहार विहार का सेवन कर रहा है कि उसके खान पान की इसका मेन हेतु जो है, मेन इसका इटियोलॉजी है, वो है आपकी लाइफस्टाइल, आपका आहार विहार। ठीक है, तो आप जैसा आहार विहार लेते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कैसा आहार विहार होता है जिसकी वजह से ये पेनफुल डेफिकेशन जैसी समस्या होती है। ठीक है, तो पेशेंट को अगर जब लगता है कि उसको, जब भी वो स्टूल पास करे तो उसको ऐसा लगे कि
प्रिकिंग सा, वहां से सुई चुभने जैसा पेन हो रहा है, या फिर प्रिकिंग सेंसेशन कभी कभी नहीं भी होता तो भी लगता है कि वहां पर बहुत ही पेन हो रहा है डिफिकेशन के टाइम पे, या वहां पर सूजन हो रही है, या फिर कभी कभी विदाउट ब्लीडिंग भी होता है, और एक्यूट केसेस में ज्यादा देखा जाए, अगर पहली बार किसी को होता है तो ब्लीडिंग के साथ ही होता है। ठीक है, कि उसको डिफिकेशन हुआ फिर ब्लीडिंग हो गई उसके साथ, तो पेशेंट क्या है, जो पर्सन है, वो फिर अगली बार जब भी वो स्टूल पास के लिए जाता है तो वो थोड़ा घबराया सा रहता है, उसके मन में रहता है कि कहीं आज फिर से तो ब्लड नहीं गिरेगा। ठीक है, तो फिर भी उसको, पर डिफिकेशन तो होना है, तो जो पेनफुल डिफिकेशन है, ठीक है, और साथ ही साथ प्रिकिंग सेंसेशन है, कभी कभी प्रिकिंग सेंसेशन नहीं होती तो ईचिंग होती है वहां पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आयुर्वेद की, जब हम आपके जैसे अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो उस हिसाब से बताऊंगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से भी थोड़ा सा इसको और डिटेल में, मॉडर्न के अलावा आयुर्वेद ने एक एक दोष के ऊपर इसकी बात की है कि कौन कौन से लक्षण किस दोष के एसोसिएशन के साथ उसके अर्श पर अर्श को बताते हैं कि ये अर्श यह है और इसमें यह लक्षण है। ठीक है, तो यही जी सर। तो यही बात है कि जो आपकी मल प्रवृत्ति है वो पेन के साथ होती है, जलन के साथ होती है, वहां पर प्रिकिंग सेंसेशन होता है, तो इस प्रकार के ईचिंग के साथ पेनफुल डेफिकेशन को ही क्या कहते हैं, अर्श, आपका पाइल्स या हिमोराइड्स। यस। सर, हम डॉक्टर शिवाजी सर से जानना चाहेंगे कि मॉडर्न साइंस के अनुसार पाइल्स के क्या कारण हो सकते हैं। देखो, अभी जो डॉक्टर पांडे जी ने जो बताया, जो जानकारी दी पाइल्स के बारे में, वो मतलब उनके साइंस के हिसाब से जो दी है वो तो सब सब सही है, उसमें तो कुछ ये नहीं है। अरे जो लेमैन टर्म होता है, बेसिकली अपने एनल किनारे में कुशन्स होते हैं। कुशन्स मतलब सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसमें वेसल्स होती है। जब आदमी मोशन पास करता है, स्टूल पास करता है, तो ये कुशन्स जो होते हैं ना, वो उसको हेल्प करते हैं, जिससे ट्रेनिंग करने की जरूरत ना पड़े। अगर जब पेशेंट, कोई नॉर्मल आदमी जब मोशन पास करता है और हार्ड स्टूल होता है, हार्ड स्टूल, तो ये कुशन्स टाइम बीइंग आफ्टर आफ्टर सर्टेन टाइम ये स्टार्ट प्रोलैप्सिंग डाउन, और उसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोलैप्स करने लगते हैं, तो उसमें जो वेसल्स होते हैं वो डायलेट है। तो ये एनल कुशन्स की साइड भी जो होती है ना, वो फिक्स्ड होती है। मतलब हमारे साइंस में इसकी साइड फिक्स है, घड़ी के हिसाब से हम इसको 11 o'clock 7 o'clock इस पोजीशन पे ये एनल कुशन्स। अगर आपको ज्यादा प्रेशर लगाना है कॉन्स्टिपेशन के टाइम, वेसल्स होती है डायलेट होती है, में ये प्रॉब्लम होता है ड्यू टू प्रोलैप्स ऑफ एनल कुशन्स। अब सेकंड चीज समझने की बात ये है कि पाइल्स कितने तरह के होते हैं। अब पाइल्स को बेसिकली क्लासिफाई किया है मॉडर्न साइंस में एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। अब एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फर्क है, ये ओरिजिन कर रहा है, इस टारगेट को क्लासिफाई किया है। एक्सटर्नल के नाम 4 सेंटीमीटर होती है, तो से सर के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, तब तक हम आशुतोष पांडे सर से जानना चाहेंगे कि जैसे प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें पहले से चिन्हित कर लिया जाता है, तो क्या जो रोगी पाइल्स के होते हैं उन्हें भी हम इसको पह... किया गया है सर शायद जुड़ गए। जी जी सर, जुड़ गए। हेल्प करता है। आता है कि ब्लीडिंग है, कोई पेन नहीं, इसका मतलब ये मोस्टली इंटरनल इफेक्ट्स होते हैं। कोई पेशेंट है कि हाँ पेन भी है, इसका मतलब ये एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, के साथ पेन का रिलेशन हमें। दूसरी चीज ये है कि पाइल्स को हमारे मॉडर्न साइंस में ग्रेड क्लासिफाई किया है। तो ग्रेड में क्लासिफिकेशन जो पाइल्स का है, बेसिकली वो हमें हेल्प करे हम उसको कैसे ट्रीट करें। आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी सर। हेलो सर आ रही है आवाज, पर सर थोड़ा सा थोड़ा कट कट के आ रही नेटवर्क की है। प्रॉब्लम है, हाँ सर, शायद थोड़ा। नेटवर्क की समस्या है सर। सर, आपसे हम प्रश्न अब तक लेते हैं कि जैसे प्री जी जी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें हम जी जी पहले से चिन्हित कर लेते हैं, तो क्या जो जी पाइल्स के रोगी हैं उन्हें भी पहले से चिन्हित किया जा सकता है कि उन्हें भविष्य में पाइल्स होने वाला है। जी
खासकर आयुर्वेद में हमारे ये बताया गया है कि अगर कि कोई भी बीमारी है और ज्यादातर व्याधियों के पूर्व रूप बताए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जी सर। जैसे कि आपने डायबिटीज की बात की, उसी प्रकार से मैं उस पे डायबिटीज पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं बात आज सिर्फ अर्श की हो रही है, पाइल्स की हो रही है, तो मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो जैसे कि अब कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, आपकी ओपीडी में आता है और कह रहा है कि मेरा सर, मुझे जो मैं खा रहा हूं वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, और खाना पच नहीं रहा, ठीक है, बहुत बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन सा बना रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी खाया हूं पर एक समय होने पर भी भूख नहीं लग रही, जो अब मेरा पेट है वो फूला फूला सा लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कुछ वोमिट सी हो जाएगी, और फिर उसके बाद ऐसा हाथ पैरों में, खासकर उसके थाइज रीजन में बहुत ज्यादा पेन होता है। अगर डेफिकेशन के लिए जाता है, स्टूल पास के लिए, तो उसको एक बार में मोशन नहीं होता, उसको वो बोलता है कि सर मुझे कुछ ऐसा दीजिए, कुछ ऐसी दवा दे दीजिए कि मेरा एक बार में मोशन पास होने लगे, ठीक है। सुन पा और रहे हैं? नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। जी सर, जी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप सर जुड़िए। जी सर, आप बताइए। मैं कंटिन्यू करूं? जी सर, जी आप सुन कंटिन्यू पा रहे हैं आप करिए। मुझे? जी आपकी आवाज आ रही है सर, अब आप सर कंटिन्यू करिए। ओके ओके, ठीक। तो जैसे कि पेशेंट का कहना है कि सर, जो मैं मोशन के लिए जाता हूं सर, तो मेरा बहुत ही लगता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। एक कॉमन, जो कि आज हम लोग किसी सेमिनार या वेबिनार जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं, आज हम लोग कॉमन मैन के लिए, एक ले मैन, और हर व्यक्ति इस बातों को समझ पाए, तो उस चीज को लेते हुए मैं समझा रहा हूं, और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, कि पेशेंट जो होता है वो बोलता है कि डॉक्टर साहब, वैद्य जी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे जब मैं मोशन के लिए जाता हूं, तो मेरा जो मोशन है वो बहुत कम प्रमाण में होता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत लेस अमाउंट में हो रहा है, जबकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मोशन जो है वो बिल्कुल पतला सा हो गया, एक तरीके का जो उसका आईबीएस का जो प्रॉब्लम है, कि कभी कभी ग्रहणी वाला जो प्रॉब्लम है, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत ही लूज टाइप का स्टूल आया, कभी कभी बहुत हार्ड आया, या बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, पर ज्यादातर जो समस्या देखने को मिलती है वो हार्ड स्टूल वाली देखने को मिलती है। हालांकि लूज मोशन भी अगर 7-8 बार या कई बार ऐसा, अगर पेशेंट को अगर कई दिनों से अगर लूज मोशन वाली समस्या भी हो जाए, तो वो भी आपके रेक्टल वेन पर, आपकी एनल कैनाल पर प्रेशर डालते हैं, और जो सर ने बताया कि एनल कुशंस हैं, जो वहां पर जो वेन्स हैं, जो कि रेक्टल वेन है, उनका स्वेलिंग हो जाना, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाना, वो जो हिमोराइड्स को जन्म देता है। तो उसी तरह से ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, कि पेशेंट ने बताया कि मेरा इंडाइजेशन हो रहा है, पेट फूल रहा है सर, बहुत हार्ड स्टूल पास हो रहा है, और प्रेशर खुल के नहीं आ रहा सर, कुछ ऐसी दवा दीजिए कि दो बार जो 3 बार में मेरा मोशन पास होता है वो एक बार में होने लगे, ठीक है। तो ये सारी समस्या जो होती हैं, ये सारी समस्या, इससे वैद्य को समझ जाना चाहिए कि ये सारे पूर्व रूप हैं, जो कि अर्श के जो पूर्व रूप हैं, जो कि दिखाई देने लगते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति को अर्श होने वाला है। तो वो पेशेंट को वो वैद्य कहे कि नहीं, आपकी जो समस्या है, आप अपने खान पान पर, अपनी लाइफस्टाइल पर, अपने आहार विहार पर थोड़ा नियंत्रण करें, ठीक है। आप फास्ट फूड पर, पिज्जा बर्गर, जो कि ग्राम्य आहार जिसे कि हम लोगों के यहाँ बोला जाता है आयुर्वेद में, जो कि आजकल वेस्टर्न कल्चर को हम लोगों ने अपने डाइट जो हमारी भोजन है उसमें हम लोगों ने वेस्टर्न सिस्टम को फॉलो कर लिया है, उनके जैसा आहार विहार, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक है, उसके साथ गर्म चीज, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, मैदे की चीजें, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक, तो उससे क्या है, हमारा इंडाइजेशन हो रहा है, हमारी अग्नि विकृति हो रही है, उसलिए हमारा इंडाइजेशन हो रहा है, हमारा जो मल प्रवृत्ति है वो नॉर्मल नहीं है, वो सामान्य नहीं है। तो इस प्रकार के जब सिम्टम्स आते हैं, तब वैद्य को समझ जाना चाहिए, डॉक्टर को, कि ये नहीं, ये जा रहा है पाइल्स की ओर। तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसे पाइल्स जैसी समस्या आगे चलकर हो सकती है। क्या आकाश जी संतुष्ट हैं आप? जी सर, आपने बहुत सामान्य तरीके से बताया। हमें लगता है जितने भी लोग देख रहे होंगे हमारे पेज पे, उन सभी लोगों ने समझा होगा कि क्या उसके पूर्व रूप अर्थात पहले के जो लक्षण होते हैं उससे हम समझ सकते हैं कि पाइल्स हमें होने वाला है भविष्य में, या वो हमें हो चुका है। तो अभी सर का नेटवर्क शायद बाधित हो रहा है, तब तक हम सर आपसे जानना चाहेंगे। एक प्रश्न हमारे पास आया है कि बवासीर, पाइल्स, भकंदर, फिशर, ये गुदा रोग अक्सर सुनने में आते हैं, तो इसे मरीज कैसे पहचाने? मतलब
सामान्य आदमी कैसे पहचाने कि उसे पाइल्स है या भकंदर है या फिर फिशर है? जी जी। अगर मैं इसकी बात की जाए तो जो फिशर इन एनो है, जिसे कि फिशर कहा जाता है, हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो उसे हम परिकर्तिका कहते हैं। जो आप बवासीर की बात कर रहे हैं उसको हमारे यहाँ आयुर्वेद में अर्श कहते हैं। काफी मिलते जुलते हुए लक्षण, आयुर्वेद और मॉडर्न के काफी मिलते जुलते हुए लक्षण हैं। कुछ चीजें जब हम बिल्कुल दोषों के आधार पर जाएंगे तब वो डिटेल में, और स्टूडेंट्स के बीच में बात की जाएगी तब वो उन चीजों को ज्यादा डिटेल में बताना सही रहेगा। तो एक तरीके से मैं सिर्फ सिंपल एक एक वन लाइनर स्टेटमेंट के रूप में अगर कहूं तो जो आपका फिशर इन एनो है वो है लॉन्गिट्यूडनल टियर ऑफ एनल स्किन। जो वहां की, जब आप प्रेशर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ड स्टूल आपका पास हो रहा है, ठीक है, आप प्रेशर दे रहे हैं तो वहां की स्किन का छिल जाना, कट हो जाना, ठीक है, वो कहलाता है आपका फिशर, परिकर्तिका। ऐसा लगता है जो उसके बाद आप जब भी मोशन के लिए जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वहां पे कैंची काटने जैसी आपको पेन, जैसे लगेगा सीजर जैसी कटिंग जैसे आपको पेन होगा, ठीक है। और इवन आप जब एनोरेक्टल सर्जन के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे आप, वो एग्जामिनेशन की बात करेगा तो आप कतराएंगे। इवन एग्जामिनेशन करने को उससे बोलेंगे नहीं, क्योंकि उस समय आपके पाइल से ज्यादा दर्द रहता है आपके फिशर इन एनो में, ठीक है। और अगर हम बात करें पाइल्स की, तो पाइल्स आपका यही है कि जो आपके जो रेक्टल वेन है, जो रेक्टल वेन है लगातार प्रोलॉन्ग, उसके ऊपर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, हार्ड स्टूल पास होने की वजह से, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आप बार बार उसको प्रेशर दे रहे हैं, जबकि हमेशा डॉक्टर आपको मना करता है, हमेशा कहता है कि कभी भी आपको अगर 2 मिनट के अंदर प्रेशर नहीं आता तो आप उस पर उससे ज्यादा कभी भी टॉयलेट सीट पर ना बैठें। उससे ज्यादा बैठेंगे तो आपके रेक्टल वेन पे प्रेशर पड़ेगा, उससे वो इन्फ्लेम होगी और धीरे धीरे वो मांसांकुर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वो मांसांकुर ही कहलाते हैं मस्से, वही है आपका पाइल्स, ठीक है। और भगंदर क्या है कि किसी भी इंफेक्शन की वजह से या बहुत सारे कॉज की वजह से वहां पर एक जो आपका मल का जो ओपनिंग, जो मलाशय की आपकी ओपनिंग है, उसके अलावा वहां पर एक, दो या उससे कई ज्यादा अलग ट्रैक्ट, साइनस की ओपनिंग हो जाए, जिससे कभी कभी वहां पस डिस्चार्ज भी होता है, कभी कभी वहां पे स्टूल भी उस ट्रैक से भी पास होने लगता है। तो इस तरह से हम जो एनोरेक्टल सर्जन है या हम वैद्य लोग जो जिन्होंने हम लोगों ने, क्योंकि अगर हम बीएमएस भी करते हैं तो इतनी सारी बातों को हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, हम लोग शस्त्रकर्म में और शास्त्रकर्म दोनों में अभ्यस्त होते हैं। तो इस आधार पर मैं अपनी जानकारी के आधार पर फिशर इन एनो, पाइल्स और फिस्टुला इन एनो को डिफरेंशिएट करता हूँ। जी सर, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो तो इससे समझेंगे ही, और आपने इतने सामान्य तरीके से बताया कि जो सामान्य व्यक्ति भी देख रहे हैं उनको भी उनका उत्तर मिला होगा। क्योंकि आजकल बोर्ड पे देखने के बाद लगता है कि फिशर, बवासीर, भकंदर सारी चीजें एक ही हैं, और ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये सारी चीजें एक ही होती हैं। तो आपने बहुत अच्छा बताया सर। मैं एक और प्रश्न लेना चाहूंगा जैसे आयुर्वेद से, कि क्या आहार विहार और व्यायाम से पाइल्स के रोगों से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता और है। अगर बचा जा सकता है तो फिर किस तरीके से? एक सामान्य व्यक्ति कैसे आहार विहार और व्यायाम से बचे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि आहार विहार और व्यायाम, तो बिल्कुल इसका सीधा सीधा रोल है, ठीक है। क्योंकि आहार के ही बारे में काश्यप, आचार्य काश्यप जो हैं, जो कि आप आयुर्वेद के खुद विद्यार्थी हैं, तो आप खुद जानते होंगे कि आचार्य काश्यप जो हैं वो बहुत ही अच्छे वैद्य, और खासकर उनका बच्चों के अगर केसेस में देखा जाए, बाल रोग के केसेस में, तो काश्यप का बहुत ज्यादा नाम आता है। और अगर भोजन के बारे में बात की जाए, पथ्य कल्पना के बारे में बात की जाए, जिससे कि हमारे यहाँ डायटेटिक्स है, जिसमें कि मॉडर्न में ब्रांच में लोग डाइटिशियन का कोर्स करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करते हैं, तो उसी तरह से हमारे यहाँ आहार पर जो बात की है वो काश्यप ने अपने महाभेषज, जो उनका आहार महाभेषज अध्याय में उन्होंने बात की है कि आहार से बड़ा कोई मतलब आहार से बड़ी कोई औषधि नहीं है, ठीक है। अगर पथ्ये सति गदातस्य किम औषधि सेवने, अर्थात अगर हम पथ्य का पालन करेंगे, अच्छे आहार का सेवन करेंगे, तो हमें औषधियों के सेवन की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आहार ही, उन्होंने बोली आहारम ही परम भेषजम, तो इस तरह से बात की है। तो आहार, क्या आहार हमें लेना चाहिए? तो आहार यही है कि अगर हम मॉडर्न वालों के पास जाएंगे तो वो भी यही कहते हैं कि आप फाइबरस डाइट्स लीजिए, इसमें फाइबर्स होता है, रेशेदार फूड्स होते हैं, ठीक है, वैसी चीजें लीजिए, मैदे से बनी हुई चीजें मत लीजिए, क्योंकि जो मैदे से बनी हुई चीजें, या फिर जो आजकल ज्यादातर कल्चर में जो आया है पश्चिमी कल्चर से, कि चिकन बर्गर, बर्गर सिंह, ठीक है, ये सारी चीजें,
तो बर्गर ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, ठीक है, चिकन बर्गर ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, तो चिकन मटन इनके डाइजेशन में ये हाई प्रोटीन डाइट है, और साथ में एक्सरसाइज कर नहीं रहे। साथ में हमारा क्या लाइफस्टाइल है, सुबह 10 बजे तक सो के उठना, उसके बाद आपने फिर उसके जब उठे कोई प्रकार की एक्सरसाइज नहीं, सीधा जाके मोशन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी अरे ठीक है, पहले कुछ खा लो, उसके बाद मोशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को खाना, फिर उसके बाद फिर से दोपहर में ऐसा, दोपहर में खासकर तो दोपहर में लोग अगर मुंबई और यहाँ जब की बात करें, काम के चक्कर में, अब मुंबई हर जगह ऐसा ही होता जा रहा है, दिल्ली मुंबई आपके छोटे छोटे स्टेट में काम की वजह से लोग जबकि दिन में खाना खाना चाहिए तो दिन में उनका भोजन कम हो गया है, रात में वो भरपेट खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, और उसके बाद तुरंत सो जा रहे हैं। तो क्या होगा उसके डाइजेशन में, मटन जो कि जिसके बारे में अगर बात की जाए, ये मटन चिकन इनके डाइट के लिए, इनके लिए एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन डाइट, इवन कोई व्यायामशाला जाता है, जिम में जाता है, तो बोलते हैं कि प्रोटीन डाइट का इंटेक तभी करिए जब आप एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। तो इसलिए जो व्यक्ति एक्सरसाइज का समय नहीं है जिसके पास, तो वो क्यों ना लघु आहार ले, या रात को वो हल्का आहार लेके मूंग दाल की खिचड़ी क्यों ना ले, मूंग दाल का यूज जिसे कि मॉडर्न में सूप कहा जाता है, तो इन सब चीजों को, हल्के आहार को ले, दिन में खाना अच्छा खाए, रात को वो खाना हल्का आहार ले, जिससे कि उसको सुबह जो है उसका जो मोशन सही से होगा, उसको हार्ड स्टूल की समस्या नहीं होगी, उसकी अग्नि मंद नहीं होगी, उसको डाइजेशन अच्छे से होगा, और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो रेक्टल वेन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, मोशन, उसकी जो सामान्य मल प्रवृत्ति है वो उस समय आएगी। अब मैं कुछ बताना चाहूंगा कि किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन सी चीजें अगर हमको खानी चाहिए, तो अपने भोजन में, जैसा कि आप आजकल मॉडर्न में कुछ रिसर्च पेपर्स भी आए, मैं मॉडर्न का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि हर सेकंड में होने वाली रिसर्च को ही साइंस कहते हैं, तो हर साइंस अपने आप में बेटर है, क्योंकि मॉडर्न साइंस भी अब मानने लगी है कि गाय के घी का सेवन करना चाहिए। पहले उन्होंने बोला कि फैट होता है, हार्ट के लिए नुकसानदायक है, परंतु जब देखा गया कि इंडाइजेशन की दिक्कत होने लगी लोगों को, ठीक है, पार्किंसंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें होने लगी, तो इसलिए आपके भोजन में कम से कम 5 ml घी पर डे होना चाहिए, ठीक है। और आपको खासकर ये मैदे वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है, जौ की चीज खाइए, सूरन की सब्जी अर्ज के लिए बहुत अच्छी है। अपने भोजन में दिन में मट्ठे का सेवन जरूर करें, दही का सेवन ना करें, मट्ठे का सेवन करें, दही थोड़ा सा भारी होती है, गुरु होती है। आंवले का सेवन करिए, दिन या रात के खाने में परवल का सेवन करिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये आपके वात को कम करती हैं, ठीक है, वात को कम करती हैं, आपके मलावस्तंभ को कम करती हैं, आपके मल को मृदु करके उसको एक प्रकार से सही प्रकार से सामान्य मल प्रवृत्ति में उसको कन्वर्ट करती हैं। नवनीत का प्रयोग करिए, ठीक है, गोदुग्ध का प्रयोग करिए, और जो सारे जो तले भुने चीजें हैं, ये बर्गर पिज्जा, इन सब चीजों का सेवन करना, तली भुनी हुई चीजों का सेवन करना छोड़िए, खमीर से बनी हुई चीजों का सेवन करना छोड़िए। अब बात करते हैं विहार। तो विहार के बारे में, जैसे कि आप बहुत लंबे किसी की होता है कि ड्राइवर टाइप का उसका जर्नी का समय, या आपका ही कोई ऐसा काम है जिसमें कि आपकी जर्नी वाला सारा शेड्यूल रहता है कि आपको दोपहर में यहाँ मीटिंग करनी है, 3 घंटे बाद दूसरी सिटी में, फिर दूसरी सिटी में, ठीक है। तो अगर आप जा भी रहे हैं, किसी तरह का ट्रेवल कर रहे हैं, तो हर 1 घंटे में ब्रेक लीजिए, कम से कम 2 या 3 मिनट का ब्रेक लीजिए। प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ज्यादातर स्टैंडिंग जॉब में, प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब में ये सारी समस्याएं भी देखी जाती हैं। अगर आपको मल मूत्र आ रहा है, पेशाब आ रहा है, कई बार, क्योंकि जब आपको पेशाब आ रहा है, मल आ रहा है, किसी भी प्रकार का वेग जो है उसके पीछे क्या है, वायु, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं, तो मैं बोल पा रहा हूं अपने वायु की वजह से, ठीक है, अपने उदान वायु से। उसी प्रकार जो हम मल त्याग कर रहे हैं, तो उस समय हमारा क्या कार्य कर रही है, अपान वायु, आप समझ रहे होंगे। परंतु मैं एक बात सिंपल बताना चाहता हूं कि वायु, क्योंकि इतना आजकल सभी लोग आयुर्वेद को पढ़ते पढ़ते और हर चीज को देखते हुए कि वेदा टी वेदा, वात पित्त कफ आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करे, ये है हमारा टी वेदा। तो इस तरह धीरे धीरे इतना एडवर्टीजमेंट और आयुर्वेद इस समय इतना प्रभावी है कि उस वजह से वात पित्त कफ को तो लोग समझने लगे हैं। तो जो वायु है उसकी गति को सही करे, अर्थात वायु को अगर मैं सिंपल बोलूं
कि वायु के अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से तो वायु के 5 भेद जो हैं उसमें हर वायु का अपना अपना एक स्थान है और उसका अपना एक प्राकृत कर्म है। तो उस वायु के प्राकृत कर्म को करने के लिए ये कुछ आहार विहार के मैंने एग्जाम्पल दिए कि जो आपकी अग्नि को प्रदीप्त करे, ठीक है। जैसे कि सुंठी है, जीरा है, गाय का घी आप अपने सेवन करें, सूरन का सेवन करें, परवल का सेवन करें, ठीक है, मट्ठे का सेवन करें, दिन में गाय के दूध का सेवन करें। और विहार की बात करते हैं तो इस प्रकार से अगर आपको मल मूत्र आ रहा है तो उसका कभी अवरोध ना करें, आप तुरंत जाएं उसके लिए। कभी ऐसा नहीं कि आप मूवी देख रहे हैं और आप सोचें कि नहीं मैं मूवी देख रहा हूं, उसको 5 मिनट का सीन निकल जाएगा और फिर उसके बाद नहीं, आपको पहले अपने वेगों का कभी अवरोध नहीं करना, किसी हार्ड आसन पे नहीं बैठना, ठीक है। तो इन सब चीजों का परहेज करिए। सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर किसी को पाइल्स की समस्या है तो उसके लिए सूर्य नमस्कार बहुत लाभकारी है। तो इस प्रकार से इन तरह से बहुत ज्यादा डीप नहीं बताना चाहूंगा, तो कुछ बातों को रखते हुए बताऊंगा कि यही आहार विहार और इन आसनों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे पाइल्स से बचा जा सकता है। सर एक प्रश्न आया हमारे पास साक्षी मिश्रा जी का कि क्या सर आफ्टर प्रेगनेंसी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आफ्टर प्रेगनेंसी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ते हैं, बिल्कुल उनका बिल्कुल सही कथन है। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जो आपके रेक्टल वेन है उस पर लोड पड़ता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, तो इसका सीधा डेफिनेटली बिल्कुल ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के समय में, इसीलिए प्रेगनेंसी के समय में कई बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। तो इसलिए उस समय उनका आहार विहार इसी प्रकार से ज्यादा, उस समय जो डाइट है, जो गर्भिणी परिचर्या बताई जाती है, इस गर्भिणी परिचर्या का यही रोल है कि उस समय दूध का सेवन है, नवनीत का सेवन है, ताकि वो उस प्रकार की ऐसी परिचर्या हो जिससे कि उसका मोशन है वो सही प्रकार से आता रहे। अगर वो मोशन सही प्रकार से नहीं आएगा, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा, तो पाइल्स की समस्या उत्पन्न होगी। बिल्कुल सही उनका क्वेश्चन है। तो इसीलिए हमारे आयुर्वेद में, आप लोग जानते हैं, आप तो आकाश जी जानते ही हैं, और मैं जो नहीं जानता है तो उसको मैं बताऊं कि हमारे आयुर्वेद में गर्भिणी परिचर्या के बारे में आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने बता रखा है। और खासकर पुणे, केरला और ऐसे जगहों पर, साउथ में तो इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है, और अब नॉर्थ में भी अब जो डॉक्टर बीएमएस की पढ़ाई कर रहा है वो आयुर्वेद का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो अब वो सही विश्वास रखकर उसको शुरुआत में अगर 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में भी रिजल्ट नहीं आता तो वो घबराता नहीं है, वो आयुर्वेद के प्रति समर्पित है आज का युवा, और वह प्रैक्टिस करता है, गर्भिणी परिचर्या का पालन करवाता है। और अगर इस तरह से गर्भिणी परिचर्या का कोई पालन करे जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो इस प्रकार से वो पाइल्स जैसे रोगों से होने से बच सकते हैं। हमें लगता है कि साक्षी जी को उत्तर मिल गया होगा, आपने बहुत अच्छा बताया सर। एक और प्रश्न आया है रजनीश शर्मा जी का कि अर्श वाले जो मरीज होते हैं, मधुमेह से पीड़ित हो, उनको घृत दे सकते हैं हम? दे सकते हैं, जी का ये प्रश्न है। गाय के घी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भैंस का नहीं, गोघृत अजाघृत दे सकते हैं जी, गौघृत अजाघृत दे सकते हैं। और सर एक प्रश्न लेना चाहेंगे, कई प्रकार से संस्कारित घृत भी होते हैं, आंवलक घृत, आंवले से संस्कारित घृत। तो खासकर वैद्य लोग प्लेन गोघृत के बजाय, अगर आप मेरे ओपीडी में आओगे, मेरी क्लिनिक में आओगे, या फिर आप भी आगे चलकर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद पता होगा कि कई प्रकार के संस्कारित करके, जिनको सिद्ध घृत कहते हैं, तो ऐसे हम उनको घी दे सकते हैं, घृत का सेवन करा सकते हैं, और उससे ये स्नेहन चिकित्सा द्वारा भी उनके मोशन को सही से ला सकते हैं। सर एक प्रश्न और है मेहुल संघानी जी का कि औषध साध्य और शास्त्र क्षार सूत्र साध्य अर्थ को कैसे अलग करें? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बताया कि कोई शास्त्रोक्त विधान हो तो प्लीज बताएं। यस, ये बिल्कुल है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर चरक, वाग्भट और सुश्रुत की बात करूं, ठीक है, तो अगर सुश्रुत, जो खासकर आचार्य सुश्रुत ने जो बताई है 4 चीजें, कि अर्श में 4 प्रकार के उपक्रमों की बात की है, ठीक है, कि चतुर्विधो प्रशंसाम साधनोपाय तद्यथा भेषजम क्षारो अग्नि शस्त्रमिति, अर्थात 4 प्रकार से चिकित्सा करने को बताया है। अर्श की चिकित्सा करने में औषध से, क्षार से, अग्नि कर्म द्वारा और शस्त्र कर्म द्वारा। उसी शस्त्र कर्म में आता है आपका क्षार सूत्र, ठीक है। तो जो आपका अर्श, अगर मैं थोड़ा पीछे जाता हूं,
कि अगर शुरुआत में अगर अर्श होता कैसे है, ठीक है, अर्श जो है वो मतलब कहां पर होगा, ठीक है। तो अर्श जब होता है तो वो क्या होगा, अगर गुद की बात करें, होता कहां है, गुद पर होता है, ठीक है, जो आपका मलाशय है, ठीक है। उस गुद की भी बात करेंगे तो वहां पर गुद को भी दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तर गुद और एक अधर गुद। अधर गुद अर्थात जो बिल्कुल आपके मल द्वार पर होने वाला गुद जो प्रदेश है, ठीक है, और एक अंदर वाला जो है वो अधोगुद है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, अगर हम मॉडर्न की तरीके से बात करें, एक्सटर्नल हीमोराइड और इंटरनल हीमोराइड, ठीक है। तो उसी तरह से, और उसके बाद वहां पर अगर तीन प्रकार की गुदवलियों के बारे में बताया गया है कि थोड़ा सा अगर जैसे जैसे कि आप बात करते हैं कि 3rd डिग्री पे है, 7 डिग्री पे है, 11 o'clock पे है, ठीक है, इस तरह से आप पाइल्स को जब आप फिंगर एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको पता चलता है। तो उसी प्रकार से आचार्य वाग्भट ने भी और आचार्य माधव ने ये बात बताई है कि 3 प्रकार की वहां पर गुदवलियां होती हैं, ठीक है, प्रवाहणी, विसर्जनी। मैं ज्यादा क्लासिकल चला गया तो इस चीज को छोड़ता हूं, मैं सीधे क्वेश्चन पे उनके आता हूं। तो जो आप एक तरीके से मैं बताऊं कि जो अर्श जो अभी तुरंत ही अभी नया उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जो पाइल्स अभी अभी मासांकुर डेवलप हुआ है और जिसमें अभी लक्षण मतलब बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा वो उसको क्या बोलते हैं कि वो लटक सा नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि अगर 3rd डिग्री में होता है, 1st डिग्री या 2nd डिग्री तक है, तो क्या है कि अगर वो आगे लटकता भी है, अगर वो मासांकुर ज्यादा हो भी जाता है तो अगर उसको ढकेलते हैं तो अंदर चला भी जाता है, परंतु जब 3rd डिग्री तक में बात चली जाती है तो वो बाहर लटका हुआ सा रहता है जो पाइल्स है, ठीक है। तो जो ये अर्श नया उत्पन्न हुआ है, अभी 2-3 दिन की समस्या उत्पन्न हुई है, अभी 10 दिन की समस्या है, तो ऐसे जिसमें उपद्रव कम है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है, ठीक है, अभी जस्ट वो थोड़ा सा रक्त लालिमा लिया हुआ है, थोड़ी सी ईचिंग हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेनफुल, उसको डिफिकेशन हो रहा है, थोड़ा अगर प्रेशर देता है तो हो जाता है, परंतु यह है कि उतना नहीं है कि वो घबरा रहा है कि उसको अगर होगा तो फिर से ब्लीडिंग हो जाएगी। तो अर्थात जो बिल्कुल नए अभी अर्श उत्पन्न हुए हैं उसमें औषधि चिकित्सा करिए आप, उसमें उसमें आप भल्लातक के कल्प यूज करिए, कांकायन गुटी यूज करिए, भल्लातक हरित की यूज करिए और संघ भस्म यूज करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कल्प हैं, ठीक है, मैं कुछ ही कल्पों का नाम ले रहा हूं, ठीक है, परंतु जहां पर आप जब फिंगर एग्जामिनेशन करते हैं, आवाज आ रही है मेरी क्लियर बिल्कुल? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, जब हम फिंगर एग्जामिनेशन करते हैं और हमारे जो मांसांकुर हैं, जो मस्से हैं, वो मस्से सॉफ्ट हों, छूने में वो सॉफ्ट हों और थोड़ा सा उन्नत हों, अर्थात थोड़े से उठे हुए से हों, ठीक है, और थोड़ा सा अंदर इंटरनल वलियों में हों, ठीक है, तो वहां पर आप लोकल एप्लीकेशन करिए क्षार चिकित्सा का, जैसे कि आप अपामार्ग क्षार है, ठीक है, वहां पर कदली क्षार है, तो आप लोग जानते ही है क्षार, 2nd ईयर में भेषज कल्पना में बताया ही गया है कि किसी का भी क्षार बनाना हो, अर्थात जो उसका अल्कलाइन, जो प्लांट का अल्कलाइन मटेरियल है उसको हम कलेक्ट करते हैं और वो इन तरह के ऐसे मासांकुरों पर बहुत अच्छा काम करता है, मासांकुरों को डिसॉल्व कर देता है, वहीं पर मासांकुरों को काट करने में सक्षम है। एक प्रकार का समझिए तो वो सेकेंडरी वेपन है आपका, आपका अणुशस्त्र है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर जो सॉफ्ट छूने में स्पर्श हो वहां पर क्षार चिकित्सा करिए। और जब आप फिंगर एग्जामिनेशन करिए और वो वहां पर, ठीक है, वो मस्सा जो है वो छूने में बहुत रफ सा दिखे और एक ही जगह स्थिर हो, इधर उधर वो मतलब हिलडुल ना रहा हो, ठीक है, और आकार से बिल्कुल फ्लैट हो, हार्ड हो, तो तब वहां पर अग्निकर्म करिए, ठीक है, तब वहां पर अग्निकर्म किया जाता है। और जब रक्त स्राव ज्यादा होता है, ठीक है, अर्श का जो मूल होता है, जो उसका ओरिजिन होता है वो छोटा होता है, तब वहां पर आप लाइगेशन वाली प्रक्रिया, जो क्षार सूत्र की प्रक्रिया है, जो कि आपके क्षार सूत्र निर्माण भी आप लोगों को 2nd में पढ़ाया गया होगा कि स्नोही क्षीर के साथ करना है 11 कोटिंग, फिर उसके बाद अपामार्ग क्षार के साथ कोटिंग करना है, फिर हरिद्रा के साथ कोटिंग करना है, फिर ऐसे सर्जिकल लिनेन जो 20 नंबर का थ्रेड है उसको इस तरह से कोटिंग करके यूवी केबिन में करके और ऐसे क्षार सूत्र का निर्माण करके इनसे जब लाइगेशन कर देते हैं उन मस्सों पर, तो वो वहां पर कट के वो निकल जाते हैं और फिर धागा भी अपने आप निकल जाता है। तो जब यहाँ पर रक्तस्राव, ब्लीडिंग ज्यादा हो और अर्श का मूल जो है, उसका जो जो ओरिजिन है वो छोटा होता है, तब वहां पर ये शस्त्रक्रिया अर्थात क्षार सूत्र करना है। जहां पे सॉफ्ट है, जो हिल डुल रहा है, वहां क्षार चिकित्सा करिए, जहां रफ सरफेस है, ठीक है, स्थिर है, वहां पर अग्निकर्म करिए, और जो भी नए उत्पन्न हुए हैं, बिल्कुल नवीन है, वहां पर आप औषधि चिकित्सा करिए। बस इतना कहना चाहूंगा।
जी सर, उनको उनका उत्तर भी मिल गया और उन्होंने कंटिन्यू भी कर दिया। मैं एक प्रश्न जी लेना चाहूंगा कि क्या यह अनुवांशिक रोग है? क्योंकि कई मरीजों में ऐसा देखा गया है कि परिवार में बाकी सदस्यों को भी ये रोग रहता है। जी जी, तो बिल्कुल आयुर्वेद में कोई आनुवंशिक है। वर्णन हो अनुवांशिकता का? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, आयुर्वेद में वर्णन है इसका। ये आनुवांशिक कहा जाता है। और अर्श के प्रकार में ही ये बोला गया है कि अर्श के जब प्रकार बात करते हैं तो आचार्य वाग्भट ने भी यही बात की है और अन्य आचार्यों ने भी बात की है कि उत्पत्ति और कारण के अनुसार, अर्थात इसके अलग अलग तरह से भी इसके भेद किए गए हैं। उत्पत्ति और कारण के अनुसार, स्थान भेद के अनुसार, दोष भेद के अनुसार, प्रधान लक्षणों के अनुसार। तो जो उसकी उत्पत्ति और कारण है वही उसका जो जो सहज और जन्मोत्तर, जो कि मॉडर्न में अगर बात करें तो कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल अर्थात जो कि उसको जन्मता हो रहा है, ठीक है, तो अर्थात एक तरीके से हेरिडिटरी हो रहा है, ठीक है। तो जो बीज दुष्टि अर्थात जब जो स्पर्म और ओवम का जो संयोग होता है उस समय, या फिर माता ने गर्भिणी अवस्था में जो गर्भिणी परिचर्या आयुर्वेद में बताई गई है उसका पालन ना करे, अगर चलो मान लो उसका पालन नहीं भी किया, ठीक है, परंतु आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं कि इस तरह का आहार विहार करिए, परंतु उनकी बातों को वो ना सुनने, ठीक है, और मिथ्या आहार विहार का सेवन करे, तो उसके कारण भी जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है, एनाटॉमी डिस्टर्ब होती है, और उसी प्रकार से आपको उन वो फिर जीन में वो प्रॉपर आगे ट्रांसफर होता रहता है और वो लक्षण हमें आगे चलकर हेरिडेटरी दिखते हैं। जी सर, और एक प्रश्न लेना चाहेंगे सर कि पाइल्स ना हो उसके लिए आयुर्वेद में क्या कोई उपदेश या निर्देश दिए गए हैं? यही उद्देश्य निर्देश है कि आप जो आहार विहार है, ठीक है, भोजन जो है समय पर लीजिए, ठीक है। सुबह जो है ऐसा नहीं है कि आप कोई न्यूज चैनल को देखकर या किसी ने बता दिया, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति मॉडर्न की तरह नहीं है कि पैरासिटामोल सबका बुखार उतार देगी, ठीक है। मतलब आयुर्वेद कहता है कि यहाँ पर हर के लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्रिसाइज मेडिसिन है, ठीक है। सबके लिए प्रकृति सबकी डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं है कि 2 लीटर पानी आप पिएंगे तो आपका मोशन सही होगा। कोई 2 लीटर पानी पिएगा तो उसकी अग्नि भी मंद हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए वो पानी अमृत का काम करेगा, पर ज्यादातर मैं देखता हूं वो विष का काम करता है। लोग, एक ने बताया कि मुझे लाभ मिला तो उसको देखा देखी बिना किसी वैद्य की परामर्श लिए हुए वैसा कार्य करने लगते हैं। तो आप 1 गिलास पीजिए पानी, पर ये नहीं कि 2 लीटर 3 लीटर पानी पीना स्टार्ट करिए। सुबह उठिए, ठीक है, मैं मानता हूं ताम्र पात्र में पिया आपने पानी, 1 गिलास पीजिए, पर ये नहीं कि 2 लीटर पानी पी लिया, ठीक है। और मल पे कभी भी अगर मान लीजिए कि कभी कभार आपको प्रेशर नहीं आया तो उससे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। उस पर बहुत ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा आप प्रोलॉन्ग सिटिंग मत करिए टॉयलेट सीट पर, ठीक है। आप थोड़ा उसके बाद आप हल्का फुल्का आहार लीजिए, उसके बाद प्रयास करिए, आपको मोशन हो जाएगा। नहीं होता है तो उसके लिए वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनका परामर्श लीजिए, परंतु अपने आप कुछ काम मत करिए, ठीक है। और भोजन में अपना जो है, भोजन में आपको मैंने बताया है कि घी का इस्तेमाल जरूर करिए, ठीक है। ऐसे आहार विहार का सेवन करिए जो तले भुने ना हो, ताजे बने हुए हो, बासी खाना मत खाइए, ताजा भोजन लीजिए, ठीक है। रात को सोते समय दुग्ध का सेवन जरूर करिए। और खासकर बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि दूध के पीने के बाद भी उनको मोशन क्लियर नहीं हो रहा, तो दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच घी मिला के दे दीजिए, या एलोवेरा जूस जो है कुमारी, उसका जो है पल्प निकाल के उसको मिला के पिला दिया, तो भी आपका मोशन बहुत अच्छे से होता है। और नहीं तो बहुत सारी दवाएं हैं, उसके लिए हम वैद्य हैं, हम डॉक्टर हैं, आप हमारे पास आइए, हमारा परामर्श लीजिए और उस तरह से चिकित्सा करिए, व्यायाम करिए, क्योंकि कई सारे जो व्यायाम है वो व्यायाम भी आपके पाचन तंत्र को सहायता करते हैं, आपके भोजन को पचाने में मदद करते हैं, इसलिए नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए आपका आहार हो, विहार हो, जो मैंने विहार के बारे में बताया कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग मत करें, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करें तो कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग ना करें। तो इस तरह से आप अपने आहार विहार और व्यायाम का पालन करेंगे तो आपको पाइल्स जैसी समस्या नहीं होगी। जी सर, आपने बार-बार बोला कि एक डॉक्टर के पास ही, एक वैद्य के पास ही जाएँ, अगर आपको पाइल्स की समस्या दिख रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि तंत्र-मंत्र और झाड़-फूँक कराते हैं। ये कहाँ तक सही है? ऐसा सुनने में आया है। इसका क्या रोल है? क्या इसके झाड़ बारे में मैं क्या कहूँ, तंत्र मंत्र झाड़ फूक एक प्रकार से मैं कहूंगा कि जस्ट ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। साइकोलॉजिकल है वही कि उसने मुझे बोला और उसके ऊपर आपका विश्वास हो गया, ठीक है। तो जो आपका जो स्ट्रेस है, आप इतने दिनों से स्ट्रेस लिए हुए हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति ने
आपको साइकोलॉजिकली इतना डेविएट कर दिया कि इसको पहन, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरा ये ठीक हो जाएगा, अब तेरे को पाइल्स नहीं होगा। तो कई लोगों के साथ हालांकि देखने को मिलता है ऐसा कि उनका ठीक हो गया, ठीक है, उसी तरह विश्वास बन जाता है। परंतु क्या है, जो स्ट्रेस था, स्ट्रेस इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन, जो स्ट्रेस था जिसकी वजह से जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था, उस स्ट्रेस को उसकी बातों ने काउंसिल करके क्या किया, उसका स्ट्रेस रिलीज किया। जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड उसका कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, वो कॉन्स्टिपेशन उसका दूर होता है उसके स्ट्रेस को रिलीज करने से। उसका स्ट्रेस ठीक होता है, उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। परंतु इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण, मेरे हिसाब से कोई तंत्र मंत्र, कोई इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं होता। सर आपने स्ट्रेस पे बोला और स्ट्रेस पे एक प्रश्न भी आ गया है साक्षी मिश्रा जी का कि क्या कोई मेंटल स्ट्रेस और पाइल्स का कोई रिलेशन होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी सारी रिसर्च हो चुकी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, इवन अमेरिकन जर्नल्स, और कई सारी चीज इसी चीज पर, गट ब्रेन थ्योरी इसके लिए आई हुई है कि हमारा जो ब्रेन है, मेंटल लेवल है, वो हमारे लिए गए आहार पे, हमारे पाचन पर बिल्कुल निर्भर करता है। पहले ये मॉडर्न नहीं मानता था, पर अब गट ब्रेन कनेक्शन आ गया है कि हमारा अगर अगर हम मेंटल स्ट्रेस लेंगे तो हमारा इनडाइजेशन होगा, हमारा इनडाइजेशन होगा तो हमारा जो मानसिक है वो लेवल, वो भी हमारा ठीक नहीं होगा। तो दोनों का आपस में कोरिलेशन है, गट खराब तो ब्रेन खराब, ब्रेन खराब तो गट खराब। जी सर, आपने बताया, शायद उनको उत्तर मिल गया होगा। और और अगर एक ज्यादा प्रश्न कुछ और चाहिए हम होगा लेना, तो उसके लिए कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं, मैं उनको, और मेरे भी कुछ अपने रिसर्च पेपर हैं तो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। और एक और चीज हम सर पूछना चाहेंगे कि डायबिटीज, हाई बीपी के साथ यदि पाइल्स हो तो नॉर्मल पाइल्स पाइल्स से वो कुछ ज्यादा कष्टदायक होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि डायबिटीज की बात करूं मैं, तो डायबिटीज जो है कि क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ज्यादातर खासकर आयुर्वेद की बात करें तो रोगा सर्वे अपि मंदग्नो, ठीक है, जायंते रोग धारण है। तो हर में क्या हेतु है आपका, क्या है, आपकी अग्नि का कमजोर होना, ठीक है, आपकी जठराग्नि का मंद पड़ना। तो वहां पर भी जो डायबिटीज है, आपकी तो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पाइल्स तो हो रहा है, साथ साथ आपको डायबिटीज भी है। आप उस डायबिटीज को भी ठीक करने के लिए आप उसमें भी कोई आप उसमें फिर भी मिथ्या आहार विहार करे जा रहे हो, आप डॉक्टर या वैद्य की बात नहीं मान रहे हो, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं ला रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपकी अग्नि वहां पर भी विकृत हो रही है। तो जब इस तरह से कई सारे फैक्टर एक साथ एसोसिएट होंगे तो बिल्कुल उस पाइल्स को आगे वो उसको एक तरीके से असाध्य अवस्था में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए, और बीपी की बात करें तो बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो सीधे वहां पर जो रेक्टल वेन है, जो वेन्स हैं उन पे प्रेशर डालेगा, ठीक है, प्रेशर डालेगा। ज्यादातर वो जो पता चला शुष्कार्स है वो रक्तार्स की कंडीशन में हो गया, ब्लीडिंग पाइल्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए इन दोनों का बिल्कुल आपस में एसोसिएशन है। इवन मैं तो कहता हूं कोई भी बीमारी आपके साथ है, वो 2-3 बीमारियां होती जाती हैं तो उस तरह से वो कॉम्प्लिकेशन होता जाता है और उस बीमारी को साध्य से असाध्य की ओर ले जाता है। तो इसलिए बिल्कुल आपस में कोरिलेशन है। जी सर, बहुत अच्छा आपने समझाया। और शिवाजी सर हमसे जुड़ नहीं पाए, डॉक्टर शिवाजी सर, लेकिन आपने बहुत अच्छे से और बहुत सामान्य तरीके से बताया। हमें लगता है कि आज का जो हमारा मुद्दा स्वास्थ्य का था, पाइल्स कारण और निवारण, आज वर्ल्ड पाइल्स डे है, उस पे आपने बहुत अच्छी जानकारी सामान्य तरीके से लोगों को दी और बहुत धन्यवाद। सारे लोग हमसे जुड़े भी और उनको आपने उनका उत्तर भी दिया। हमारे साथ इस समय शिवाजी सर शायद फिर से जुड़ रहे हैं और हम कुछ प्रश्न सर से लेना चाहेंगे। एक बार हम सर को जोड़ते हैं। जी जी। सर, आवाज हम लोगों की पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही सर, हम आपसे एक प्रश्न लेना चाहते हैं कि भारतीय भोजन और पाश्चात्य भोजन को आप पाइल्स के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? पाइल्स के कितने टाइप मिलते हैं मॉडर्न साइंस में, और उनके लक्षणों में अगर कुछ अंतर होता है तो वो क्या है? अभी जो डॉक्टर पांडे जी ने जो बताया है आहार विहार के बारे में, तो उन्होंने सब कुछ सारी जानकारी तो उन्होंने दे ही दी, मैंने भी उनको सुना सब कुछ जानकारी। मैं उसमें कुछ एडिशनल करना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छी सी जानकारी उन्होंने दे दी उसके बारे में। बस पाइल्स के टाइप्स के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोराइड्स उन्होंने भी बताया उनके इसमें। लेकिन ग्रेडिंग जो होती है पाइल्स की जो हम करते हैं मॉडर्न साइंस में, क्योंकि ग्रेड्स की हमें पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है वो पता होता है, तो ग्रेडिंग बेसिकली हेल्प्स इन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ग्रेड्स में जो पहला वाला ग्रेड होता है
फर्स्ट ग्रेड होता है वो नॉर्मल ग्रेड है, जिसमें पेशेंट सिर्फ ब्लीडिंग की कंप्लेंट लेके आता है पोस्ट डिफिकेशन। वंस पेशेंट मोशन पास करता है तो उसके बाद वो ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है, बस इतनी ही कंप्लेंट रहती है ग्रेड 1। ग्रेड 2 में क्या होता है कि पाइल्स प्रोलैप्स करते हैं एंड वंस वो रिट्रैक्ट भी अपने आप रिट्रैक्ट हो जाते हैं, मैन्युअली उसको रिपोजिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ग्रेड 3 में वो मैन्युअली अपने हैंड से पेशेंट अपने हैंड से उसको रिपोजिट कर देता है ओरिजिनल साइड। और ग्रेड 4 जो होते हैं वो परमानेंट, वो रिपोजिट नहीं होते हैं उसके ओरिजिनल पोजीशन। तो ये ग्रेड बेसिकली हमें पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं पाइल्स के, बेसिकली 3 चीजें ही होती है जो मतलब पेशेंट को खुद को कंफ्यूजन रहता है, मतलब हर चीज को वो पाइल्स से कोरिलेट करते हैं। जैसे कि अभी पांडे जी ने जो बताया कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला इन एन, ये 3 चीजें होती है जो पेशेंट तो समझ नहीं पाता इन 3 चीजों को ये क्या है। तो उन्होंने अच्छे से इसका विश्लेषण दे दिया है कि पाइल्स में इसको कैसे सिंपल लेमैन इसमें चीजों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाइल्स की सिर्फ एक ही कंप्लेंट होती है, ब्लीडिंग। वो भी ब्लीडिंग जो होती है वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है, जिसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है। जब पेशेंट मोशन पास करता है उसके बाद ही उसको ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग देख के वो घबरा जाता है क्योंकि उसको पेन नहीं है और ब्लीडिंग, इतनी ब्लीडिंग कैसे हो रही है। तो ये कंप्लेन लेके बेसिकली पेशेंट आता है, तो उसमें पाइल्स की होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर पेशेंट कंप्लेन लेके आ रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पोस्ट पेन डिफिकेशन में बहुत ज्यादा मतलब पेन में बियर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट्स को हमने ऑपरेट किया, इमरजेंसी में भी हमें ऑपरेट करना पड़ा क्योंकि स्पिंटर इतना टाइट हो गए थे कि दे वर नॉट अनेबल टू पास मोशन और गैस एनीथिंग लाइक दैट। तो ये फिशर में पाया जाता है, ये सिम्टम कभी पाइल्स में नहीं पाया जाता। और फिस्टुला जो होता है बेसिकली क्या होता है कि फिस्टुला जो होता है एक एनल किनाल की एक ओपनिंग होती है, जो एनल किनाल की ओपनिंग छोड़ के उसके साइड में एक ओपनिंग होती है जिससे कंटिन्यूअसली म्यूकस डिस्चार्ज होता है। तो बेसिकली फिस्टुला इन एन और फिशर को हम पाइल से ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग ये मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट आपको यही बताएंगे कि डॉक्टर साहब देखो सुबह मोशन के बाद ना इतना ब्लड पास हुआ है कि मैं देख के डर गया, मुझे चक्कर आ गया। ये सिम्टम हमेशा रहता है। अब इंडियन सिनारियों में देखो तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जो होते हैं पेशेंट्स 60 to 70% पेशेंट्स 50 ईयर्स के बाद वाले होते हैं। यंग पेशेंट्स भी होते हैं इसमें, लेकिन जितनी आबादी जो देखी जाती है मैक्सिमम तो 50 ईयर्स के बाद वाले पेशेंट जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और मानसिक बीमारी है, साइकेट्रिक पेशेंट्स है जो एंटी साइकेट्रिक मेडिकेशंस पे है, ये सारी एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, शुगर की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाउल के मोटिलिटी पे इफेक्ट करती है, जिससे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है और ये कॉन्स्टिपेशन ही मेन कॉज होता है पाइल्स होने का। ठीक है, तो बेसिकली जी सर। पेशेंट को इन चीजों को अपने लेवल पे डिफरेंशिएट करना चाहिए। अगर पेनलेस ब्लीडिंग है तो डेफिनेटली ये पाइल्स ही है। अगर डिफिकेशन के बाद बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो ये पाइल्स नहीं हो सकता है, बहुत रेयर। मतलब पाइल्स में भी होता है कि एक्सटर्नल पाइल्स जो होते हैं ना उसमें पेन होता है, लेकिन उसमें भी ग्रेड 3 ग्रेड 4 में पेन होता है। कि ये पेन पाइल्स में जो पेन होता है बेसिकली किस वजह से होता है, जैसे मैंने आप पहले बताया था कि piles is because of prolapse of anal cushions along with the rectal veins। जब ये कुशंस प्रोलैप्स होते हैं तो ये जो वेसल्स भी उसके साथ प्रोलैप्स होते हैं और ये डायलेटेड वेसल्स होते हैं। अगर ये प्रोलॉन्ग पाइल्स की हिस्ट्री अगर पेशेंट को रहती है, जो ये प्रोलैप्स मास होता है एनल कुशन का, उसकी वेस्कुलर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, वहां पे अल्सर बन जाता है और इट गेट्स इन्फेक्टेड। अब जब वो इन्फेक्ट हो जाता है तभी उसमें पेन होता है। मतलब पेन के साथ पाइल्स का पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो डेफिनेटली वो या तो 3rd या तो 4th ग्रेड का ही होता है। जी सर। क्योंकि सर आप कैंसर सर्जन हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाइल्स या पिस्टुला कभी कैंसर में बदल सकता है? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। कैंसर, पाइल्स, फिस्टुला और फिशर तीनों चीजें कभी भी कैंसर में परिवर्तित नहीं होती है। कैंसर से इनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन मैंने जैसे बताया कि एनल केनाल तो 4 सेंटीमीटर की होती है और रेक्टम उसके ऊपर होता है, मतलब 4 सेंटीमीटर के ऊपर से लोअर रेक्टम होता है। कभी कभी रेक्टल कैंसर्स पाइल्स के जैसे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो पाइल्स नहीं, प्रोलैप्स ट्यूमर मास होता है। लेकिन
अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप वो उसको मिस कर दोगे कि लगेगा कि वो तो प्रेजेंट तो वैसे ही करेगा पाइल्स की तरह, मास प्रोलैप्स हो रहा है, लोअर रेक्टल कैंसर के बारे में बात। लेकिन पाइल्स, फिशर और फिस्टुला ये कभी कैंसर में परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन पाइल्स कभी कभी कैंसर पाइल्स के रूप में प्रेजेंट कर सकता है, भी बहुत रेयर सिनारियो में, अगर वो लोअर रेक्टम से ओरिजिन कर रहा है। तो सर एक और प्रश्न हम लेना चाहेंगे, अभी मैंने डॉक्टर आशुतोष पांडे सर से लिया था। हम मॉडर्न परिपेक्ष में जानना चाहेंगे कि क्या मानसिक तनाव और पाइल्स में कोई संबंध होता है? हाँ देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया कैसे होता है साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो होती है ना पेशेंट को, साइकेट्रिक पेशेंट्स जो मानसिक आजार वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि सबसे पहले तो डाइट डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि मेंटली पेशेंट डिस्टर्ब है तो डाइट भी ठीक तरह से नहीं लेगा। अगर डाइट इनएडिक्वेट रहेगा, उसके साथ साथ अगर उनको कोई मेडिकेशन चल रही है, जैसे एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो होती है, वो क्या करती है, आपके ब्रेन पे अफेक्ट करती है, जिससे आपकी बाउल की मोटिलिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हो जाती है। और बाउल की मोटिलिटी अफेक्ट हो जाएगी तो यू विल हैव कॉन्स्टिपेशन, एंड कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज फॉर पाइल्स। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, जिससे आपको प्रेशर लगाना पड़ता है मोशन पास करने में, आपको 15 मिनट्स 20 मिनट्स, मैंने तो देखा है कि हाफ एन आवर पेशेंट इज सिटिंग इन टॉयलेट बट स्टिल नॉट पासिंग द मोशन बिकॉज ही इज कॉन्स्टिपेटेड। तो ज्यादा प्रेशर लगाने से जो एनल कुशंस होते हैं, जैसे मैंने बताया 11 o'clock, 7 o'clock और 3 o'clock, उसकी फिक्स पोजीशंस होती है, स्टार्ट प्रोलैप्सिंग डाउन। और ये फिर जितना पेशेंट फिर इन चीजों को कंसिडर नहीं करता है, सीरियसली नहीं लेता है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। अल्टीमेटली पेशेंट लैंड अप्स इन 3rd डिग्री 4th डिग्री पाइल्स। कभी कभी तो पेशेंट इमरजेंसी में प्रोलैप्स हिमोरॉइड्स करके आते हैं, जो प्रोलैप्स हो जाते हैं, अंदर नहीं जाता है पाइल्स, और वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है एंड गेट्स swollen एंड इन्फ्लेम्ड। तो ऐसे पेशेंट में तो हमें इमरजेंसी में एडमिट करके इमरजेंसी ऑपरेशन की भी इनमें जरूरत पड़ती है कुछ कुछ पेशेंट्स। जी सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। एक लास्ट सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, आखिरी प्रश्न अपना, कि क्या मरीज खुद से जो है, एक सामान्य व्यक्ति पाइल्स या एनल कैंसर जो होता है, गुदा के कैंसर, उसमें अंतर समझ सकता है? हाँ जरूर समझ सकता है। देखो, एनल एनल किनाल के जो कैंसर्स होते हैं ना, उसमें और पाइल्स, पाइल्स में ऐसा होता है कि पाइल्स में सिंपल कंप्लेन होती है पेशेंट की, पेनफुल, पेनलेस ब्लीडिंग, सिर्फ यही कंप्लेन लेके आता है। लेकिन एनल किनाल के जो कैंसर्स होते हैं ना, उसमें उसको ब्लीडिंग भी होती है, उसके साथ साथ मोशन पास करने में भी डिफिकल्टी होती है, और उसके साथ साथ म्यूकस डिस्चार्ज वो भी अनकंट्रोल्ड, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये जो एनल किनाल के जो कैंसर्स होते हैं ना, वो लीड करते हैं, ठीक है, और वो मोशन पास करने में भी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। और पेशेंट खुद भी उन चीजों को पाल्पेट करता है कि मास और समथिंग इज कमिंग आउट, प्रोलैप्स परसिस्टेंट है, और उससे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी है, जैसे मतलब गंदी स्मेल वाला डिस्चार्ज भी आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है, मोशन पास करने में भी डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। जैसे डॉक्टर पांडे जी ने बताया कि पाइल्स जो होते हैं ना, ये स्मूथ सरफेस म्यूकोजल प्रोलैप्स होता है, ठीक है, और कैंसर्स जो होते हैं ना, ये इरेगुलर मास होता है, ठीक है, म्यूकोजा से अराइज हुआ हुआ मास होता है, और जो टच करने से भी ब्लीड करता है। और जैसे ट्यूमर जैसे ग्रो करता है तो उसका मतलब जो टिश्यू एक्सेस एक्सेस टिश्यू होता है वो नेक्रोज होता है, डेड होता है, इन्फेक्ट होता है, फाउल स्मेलिंग स्टेनिंग डिस्चार्ज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है एनल कैंसर। तो इजीली पेशेंट इसको डिफरेंशिएट कर सकता है ये पाइल्स है या कैंसर है। जी सर, बहुत अच्छे से आपने बताया, और आप दोनों लोगों ने हमारे अनुभूति परिवार को, अनुभूति ट्रस्ट को, आप दोनों लोगों ने अपना समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया। हम चाहेंगे कि जितने भी लोग अभी तक हमसे जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों का आभार, और विशेष आभार डॉक्टर आशुतोष पांडे सर का, जो कि लखनऊ से जुड़े थे, और डॉक्टर शिवाजी सालुंके सर का, जो कि हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। आप दोनों लोगों का सर बहुत बहुत आभार। हम चाहेंगे कि आगे भी जब भी हम लोगों को जरूरत पड़े तो आप दोनों लोगों का मार्गदर्शन हम सभी लोगों को मिलता रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य, आपको भी, आकाश जी और अनुभूति परिवार को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिससे मैं आपके समक्ष जुड़ा। और आपको जब भी कभी कोई जरूरत होगी, मैं हमेशा आपके लिए सदैव तत्पर हूँ। सर बहुत सारे लोगों ने आपका नंबर मांगा है, तो आपकी जो टीम है वो आपका नंबर प्रोवाइड कर देगी हमारे पेज पे आके। बहुत बहुत आभार सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार। सर डॉक्टर शिवाजी सर, आपका भी बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू, थैंक यू।